हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन काजल अपनी दोस्त मधु को कॉल करके उसे अपने पति के बारे में बता रही होती है। मधु काजल से बोलती है, क्या हुआ यार, तू बड़ी परेशान लग रही है। यार क्या बताऊँ मैं तुझे, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है शादी करके। ऐसा क्यों कह रही है यार, तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता क्या, या फिर वो तेरे साथ मार पिटाई करता है, तेरे साथ जोर जबरदस्ती करता है क्या? अरे जोर जबरदस्ती करते तो भी चलता, लेकिन ये तो मुझे हाथ ही नहीं लगाते। क्या उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आखिर है तो वो एक आदमी ही ना। यार इसी बात की तो प्रॉब्लम है, पता नहीं ये आदमी है भी या नहीं। रुक रुक रुक, तू कहना क्या चाहती है? यार एक काम कर, तू ना मेरे घर आ जा, फिर मैं तुझे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ। मधु अपने सारे काम छोड़कर सीधे काजल के घर उससे मिलने के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर मधु काजल से बोलती है, अब सही से बता क्या बात है। मधु के इतना बोलते ही काजल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वो मधु के गले लग जाती है और उससे बोलती है, यार मेरे पति गे निकले। क्या? ये तू क्या बोल रही है, पता भी है तुझे? यार मैं जानती हूँ, मुझे खुद को बोलते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन वो सच में गे है। तुझे पूरा यकीन है जो तू कह रही है वो एकदम सच है? हाँ यार, मुझे भी इस बात का पता बस 2 दिन पहले ही चला। अच्छा कैसे? अच्छा तो सुन। मधु के पूछने पर काजल उसे उसके पति के गे होने की बात बताती है। एक दिन ऐसे ही काजल अपने फोन पर कुछ पढ़ रही होती है। पति को खुश करने के 101 तरीके। अच्छा और देखो क्या लिखा है इसमें, अपने पति को अपने वश में कैसे करे, पति को अपना गुलाम कैसे बनाए। यार इसमें तो बथेरी चीजें लिखी है, लेकिन एक भी मेरे काम की नहीं है जिससे मैं अपनी मदद कर सकूं। ऐसा कहकर वो अपने साइड में फोन को रख देती है और खड़ी होकर शीशे के सामने जाती है और बाल बनाने लगती है। बाल बनाते हुए वो गाना गाती है, सजना है मुझे सजना के लिए। काजल गाना गा ही रही होती है कि तभी उसके पास हिमांशु आता है। वो उसे गाते देखकर बोलता है, बहुत अच्छा गाना गा लेती हैं आप। थैंक यू सो मच, आपके लिए ही तो गा रही थी। मेरे लिए क्यों? क्यों मतलब, अरे आप मेरे पति हैं, मेरे सजना है, तो आपके लिए ही गाऊंगी ना। ओके थैंक यू। बस थैंक यू और कुछ भी नहीं। और क्या बोलूं, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए गाना गाया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने ऐसे भी नहीं कहा। ये आप क्या कर रही हैं? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको? और अच्छे से करो। हिमांशु काजल से दूर हो जाता है और दूर जाकर उससे बोलता है, देखिए मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप मेरा लंच पैक कर दीजिए जल्दी से। अच्छा ठीक है, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। जी ठीक है। अब काजल वहाँ से जाने लगती है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, तभी हिमांशु उसे बोलता है, अच्छा सुनिए। देखा, रोक लिया ना आखिर। हाँ जी कहिए। वो खाने में थोड़ा नमक कम रखना प्लीज। ठीक है, जाऊँ अब? हाँ जी जाइए। काजल वहाँ से सच में चली जाती है और जाकर हिमांशु के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो खाना बनाकर हिमांशु को देने के लिए लेकर आती है। उसे खाना देते हुए वो बोलती है, ये लीजिए आपका खाना, और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ, शरद मेरा वेट कर रहे होंगे। ये शरद आपके लगते क्या है? मेरे सब कुछ। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊँ? हाँ जी जाइए, वैसे भी मेरे रोकने से कौन सा आप रुक जाएंगे। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी आप भी, और हाँ शाम को जल्दी आ जाना। जी ठीक है। इसके बाद हिमांशु अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बीच रास्ते में पहुंचकर वो खुद से बोलता है, कितना लेट हो गया मैं, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मुझे और जल्दी करनी होगी। एक बार ना उन्हें कॉल कर लेता हूँ पहले, थोड़ा अच्छा लगेगा हम दोनों को। फिर हिमांशु शरद को कॉल करता है। हेलो जी, कैसे हैं आप बताइए आप कैसे हैं? सच बताऊं तो आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी यार। पता है मेरे घर में जो औरत रहती है ना, वो मेरे ऊपर डोरे डालती रहती है। कितना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए खुद को बचा पाना। मैं कुछ ना करूं तो वो गुस्सा हो जाती है
बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मुझे घर पर रहते हुए। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, पर आप चिंता मत कीजिए। जब आप मुझसे मिलेंगे ना तो सारे दर्द भूल जाएंगे। हाँ जी, बस मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद हिमांशु कॉल को कट कर देता है और खुद से बोलता है, उनसे बात करके कितना अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिल जाता है दिल को। मेरा तो मन करता है कि बस जिंदगी भर ऐसे ही उनसे बात करता रहूं, उन्हें सुनता रहूं और इस दुनिया से अलग हो जाऊं। चलो अब जल्दी से उनके पास चला जाता हूं, पहले ही बहुत लेट हो गया हूं। फिर हिमांशु जल्दी से शरद के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो उसके घर की डोर बेल बजाता है। शरद दरवाजा खोलने के लिए आता है। शरद को देखते ही हिमांशु की आंखों से आंसू आने लगते हैं। शरद उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी के आंसू हैं और कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझसे मिलने की इतनी खुशी। अब क्या करूं, ये दिल आपके बिना कहीं लगता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए अंदर आ जाइए अब। फिर शरद हिमांशु को अपने साथ घर के अंदर ले आता है। वो उसे सोफे पर बिठाता है और उससे बोलता है, तो बताइए क्या खाना चाहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं खाना, आप बस मेरे पास बैठ जाइए। अरे ऐसे कैसे, आप रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ कुछ। शरद वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी हिमांशु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। फिर वो शरद से बोलता है, प्लीज मत जाइए मुझे छोड़कर, मेरे पास ही बैठे रहिए ना। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं यही हूँ आपके पास। आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? आप कहिए तो सही। मैं आपके गले लगना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है, आप कभी भी मेरे गले लग सकते हैं। सच में ना? सच में। सो कैन आई? इसके बाद शरद हिमांशु को अपने गले से लगा लेता है। हिमांशु उसके गले लगकर रोने लगता है। शरद उससे पूछता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ तो जरूर हुआ है। आज आप 2 बार अपनी आंखों से आंसू ला चुके हैं, बताइए ना क्या बात है। मैं बस यही सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर हम हमेशा ऐसे ही रह पाते। मैं ऐसे ही अपनी सारी जिंदगी आपकी बाहों में बिता देता। ओह, इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये दिल आपके बिना नहीं धड़क सकता, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। ये सांसें आपके बिना चल नहीं सकती, इन्हें आपके जिस्म की खुशबू की आदत हो गई है। ओह हिमांशु, हम कभी जुदा नहीं होंगे, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। आप सच बोल रहे हैं ना? आपकी कसम। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी हिमांशु का फोन आ जाता है। वो अपना फोन उठाने के लिए सोफे के पास जाता है। वो फोन उसकी बीवी का था। हिमांशु शरद से बोलता है, ये देखिए उसी औरत का फोन आ रहा है, मतलब थोड़ी देर के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती है। कोई बात नहीं, आप फोन पिक कीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो। अब हिमांशु काजल का कॉल रिसीव कर लेता है और उससे बोलता है, हेलो जी, कहिए। कहाँ हैं आप? ऑफिस में। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। मतलब ये है कि मैं आपके ऑफिस में ही खड़ी हूँ इस वक्त। क्या आप क्या कर रही हैं वहाँ? आप अपने एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर भूल आए थे, बस वही देने के लिए आपके ऑफिस में आई और ऑफिस में आके पता चल रहा है कि आप तो छुट्टी पर हैं, ऑफिस आए ही नहीं। अब जरा मुझे बताएंगे कि आप किसके साथ हैं, कहाँ घूम रहे हैं? मैं किसी के साथ नहीं गया हूँ, मुझ पर शक मत कीजिए। अरे शक ना करूँ तो क्या करूँ? घर से तो मुझे ये कह के निकले थे कि ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस आए तो पता चला कि आप वहाँ पर है ही नहीं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मैं जानना चाहती हूँ। आपको जानना ही है ना, तो सुनिए, मैं शरद के साथ उनके घर पर हूँ। ओह वाओ, आपके लिए तो तालियां होनी चाहिए। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है और कोई बहाना नहीं मिला आपको। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, चाहो तो खुद आकर देख लो। ठीक है, अभी आ रही हूँ मैं। इसके बाद काजल हिमांशु को देखने के लिए शरद के घर आती है और वहाँ जाकर जो उसे दिखाई देता है उसे देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। हिमांशु शरद की गोद में सर रखकर लेटा होता है और शरद उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है। काजल उससे बोलती है, ये सब क्या है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सच है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा पति गे निकला, अब मैं क्या करूँ? दो प्यार करने वालों को अकेला छोड़ दीजिए। ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, अब क्या करेगी तू? मैंने तो जो करना था कर लिया,
वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं हिमांशु को डिवोर्स दे रही हूँ। ठीक है, सही किया तूने। वो वैसे भी तेरे साथ रहता तो भी तुझे प्यार नहीं कर पाता। हाँ, सही कहा तूने। कोई नहीं, तेरी जिंदगी में कोई और आ जाएगा अच्छा सा। काजल हिमांशु से डाइवोर्स ले लेती है और उन दोनों को एक साथ जिंदगी बिताने के लिए खुद हिमांशु से अलग हो जाती है। फिर हिमांशु और शरद भी एक साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद काजल भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। पल्लवी और उसका पति अमर किसी से बचकर भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक कमरे में चले जाते हैं जहां हल्की सी रोशनी होती है और अमर अपने फोन की लाइट जलाकर पल्लवी से कहता है, लगता है हम किसी शोरूम या मॉल में हैं। वाओ, कितने अच्छे कपड़े हैं यहाँ। चलिए ना, ट्राई करते हैं। पल्लवी, तुम पागल वागल हो क्या? यहाँ हम पुलिस से छुपते फिर रहे हैं और तुम बोल रही हो कि इन कपड़ों को ट्राई करते हैं। अमर जी, आप मेरी बात सुनिए। हम अपना हुलिया चेंज कर लेंगे, फिर वो पुलिस वाले हमें पहचान नहीं पाएंगे और हम अपनी बेगुनाही का सबूत भी ले आएंगे। पल्लवी का ये आइडिया अमर को बहुत पसंद आता है और वो दोनों एक एजेंट का भेष बनाकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। साथ ही पुलिस की नजरों से बचकर एक होटल की खिड़की से होटल के अंदर चले जाते हैं और होटल के किचन में जाकर वो अपने और अमर की बेगुनाही के सबूत ढूंढने लगती है। ऐसे में जब उसे सबूत मिलता है तो वो बोलती है, अमर जी, हमारी बेगुनाही का सबूत मुझे मिल गया। तभी पल्लवी की सासू माँ वहाँ आती है और उसके मुंह पर पानी मारते हुए उससे बोलती है, अरे ओ महारानी, सूरज सर पे आ गया। सुबह के 10 बज चुके हैं, तेरी तो आँख ही नहीं खुली अभी तक। क्या माँ जी, इतना बढ़िया सपना देख रही थी मैं, आपने एंड मौके पर जगा दिया और मेरा सपना खराब हो गया। अरे करम जली, सपने देखने के अलावा कुछ और भी कर लिया कर। रात में अमर के ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, तू उनका स्वागत करने के अलावा यहाँ बैठी बैठी सपने देख रही है। चल जाकर काम कर। माँ जी, सपने देखने में कोई बुराई थोड़ी ना है। सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने देखने के पीछे आलसी बनना, दिन भर सोना, ये बहुत गलत है। चल जल्दी उठ और घर का सारा काम कर। आई बड़ी सपने देखने वाली। पल्लवी महारानियों की तरह अपने बिस्तर से उतरकर फ्रेश होने चली जाती है और उसके बाद किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है और सोचने लगती है, साथ ही साथ बड़बड़ाने भी लगती है कि वो एक बहुत ही बड़े घर की बहू है, जहाँ उसे एक नौकर उसके लिए बेड पर ही जूस लेकर आता है और उससे कहता है, बेबी जी, ये आपका जूस, और आज लंच में क्या बनाना है वो भी बता दीजिए। एक काम करो, शाम को पिज्जा बना दो, बिकॉज यू नो मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और बाकियों से पूछ लो, उन्हें जो पसंद है वो बना दो। और हाँ, माली ने पौधों को पानी दिया? इसके बारे में मुझे नहीं पता है बेबी जी। ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। इतना बोलकर वो जूस का ग्लास एक टेबल पर रखकर अपना चश्मा उठाकर सर पर लगाकर घर के बाहर अपने गार्डन में जाकर फूलों को देखती है, जिसमें से उसका फेवरेट गुलाब का एक पौधा मुरझाया हुआ होता है। ये देखकर वो अपने सभी नौकरों को आवाज लगाकर बोलती है, रामू, राजू, चीकू, माली काका, कहाँ मर गए सारे के सारे? यहाँ अभी के अभी। अरे, आप लोगों की वजह से मेरा ये रोज का पौधा रोज की तरह मुरझा गया है। सारे नौकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और पल्लवी जोरों से उन्हें डांटना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर कुसुम उसके पास आती है और उसकी कमर पर मुक्का मारकर उससे कहती है, हे भगवान, ये तो फिर से सपने की दुनिया में खो गई। अरे करमजली नास पिटी, निकल जा अपने ख्याली पुलाव से बाहर। हाँ माँ जी, ख्याली पुलाव तो कब का बन गया, बस आटे की सब्जी बनानी है। नास पिटी, तभी बोलती हूँ तुझे, होश में रहा कर और सपनों की दुनिया से बाहर निकल, क्योंकि आटे की कभी सब्जी नहीं होती। पर हाँ, ख्याली पुलाव तो तुझसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। सॉरी माँ जी, मेरा मतलब है कि बस रोटी बनानी बाकी है, बाकी सब कुछ बन गया। अरे मुझे तो डर लगता है कहीं तू सपने में ही कुछ कर ना दे, जब देखो तब सपनों में ही खोई रहती है।
अरे माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप जानती हो ना, ये आदत है मेरी। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि सपनों से निकल और हकीकत में जी। नहीं तो एक सपना मैं भी रोज देखती हूँ कि तुझे घर से रफा दफा कर दूं। सोच ले, अगर ये सपना सच हो जाए तो सोच ले तेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लगते। तभी पल्लवी डरते हुए उससे कहती है, माँ जी, आपको तो बस यही लगता है कि मैं हमेशा ख्याली पुलाव ही बनाती हूँ। अरे मैं अपने सपनों को पूरा भी कर सकती हूँ, बस भगवान साथ दे तो। बहू, तुझे सपना देखना ही है ना तो तू देख, पर ऐसे सपने मत देख बहू कि वो पूरे ना हो सके, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और जिस तरह के तेरे सपने हैं वो सिर्फ सपनों में ही पूरे हो सकते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा इसीलिए अपना काम पर ध्यान दे, इन सपनों की दुनिया से बाहर निकल। ये सब बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और रात को अमर के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ पल्लवी उन सभी के लिए खाना लाती है कि तभी उसका एक दोस्त अंकित अमर से कहता है, यार तू भाभी को कहीं लेकर क्यों नहीं जाता? बेचारी कितना काम करती हैं। यार इतनी सैलरी भी तो होनी चाहिए ना। अब तुझे तो पता ही है ना अपनी सैलरी कितनी कम है, और वैसे भी तेरी भाभी अपने सपनों में ही हर जगह घूम लेती है, तो उसको कहीं जाने की क्या ही जरूरत है। दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, पर पल्लवी अंकित की ये बात सुनते ही एक बार फिर से अपने सपनों में खो जाती है, जहां वो अमर के साथ आउट ऑफ द इंडिया गई होती है और अमर उसे एक मॉल में ले जाकर शॉपिंग करवा रहा होता है और बोलता है, ओहो मेरी जान, बोलो अब कहाँ जाना है? बेबी, फिर अब हम किसी फेमस से होटल में खाना खाएंगे, उसके बाद घूमी घूमी करेंगे और फिर ढेर सारा रोमांस करेंगे। पल्लवी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है कि तभी अंकित उससे कहता है, भाभी जी क्या हुआ, आप फिर कहीं खो गए क्या? कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस कुछ सोच रही थी। कोई बात नहीं भाभी जी, वैसे अमर मुझे बता रहा था आपको सपनों में जीने का शौक है, तो आप अपने सपने पूरे क्यों नहीं करती? सपने तो बस सपने होते हैं अंकित भैया, और अकेले सपने देखूंगी तो उन्हें पूरा कैसे करूंगी। और वैसे भी इनको और सासू माँ को तो मेरा सपने देखना भी पसंद नहीं है, तो उन्हें पूरा कैसे करूं, इसलिए बस अपनी ख्याली दुनिया में ही मैं एक अच्छी जिंदगी जी लेती हूँ। पल्लवी की ये बातें सुनकर अमर को उसकी बातों की गहराई समझ आती है। वहीं अंकित पल्लवी को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता है कि आखिर किस तरह पल्लवी घर बैठे बैठे अपना खुद का बिजनेस कर सकती है, जिस पर पल्लवी उससे कहती है, पर भैया मुझे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? भाभी आप अकेली कहाँ हो, अमर है ना और मैं भी हूँ। पल्लवी तुम सपने देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए। अब हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करेंगे। जिसके बाद अमर अब पल्लवी का साथ देता है और हस्बैंड वाइफ मिलकर ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। पल्लवी दिन रात मेहनत करती है और धीरे धीरे वो अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर लेती है और अब उसके पास खुली आंखें तो क्या, बंद आंखों से भी सपने देखने का टाइम नहीं होता। अपनी बहू की कामयाबी देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ वक्त के बाद पल्लवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। 9 महीने पूरे होने के बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो सपना रखती है और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।